Hello guys, myself Kamar. Today I'm going to deal with the topic that is आत्मनिर्भर भारत मिशन. इसको सेल्फ रिलायंट इंडिया मूवमेंट भी कहा जा रहा है. इस मूवमेंट को स्टार्ट किया है हमारे प्रधानमंत्री ने. इसका प्रॉपरली ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया था 12 मई 2020 को. इसका अनाउंसमेंट किया गया और उसके बाद कुछ दिनों में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने उसको 5 फेजेस में डिफरेंट फेजेस में उनके डिफरेंट निट्स एंड ग्रिड्स को बहुत ज़्यादा एलेबोरेट किया और उसके पूरी स्कीम्स को बताया कि हम उसके थ्रू क्या टारगेट है हमारा, हम क्या चाहते हैं. एक्चुअली इससे ये अभी जो न्यूज़पेपर या मीडिया में जो दिखाया जा रहा है या लोगों के बीच में ये जो बातें चल रही हैं वो ये चल रही है कि इससे हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा. बिकॉज वी आर थिंकिंग अकॉर्डिंग टू दिस मिशन आत्मनिर्भर भारत या सेल्फ रिलायंट मिशन इंडिया मिशन, जो हमारा टारगेट, हमारी जो स्कीम है, उस स्कीम के नाम की वजह से लोगों का ये मानना है कि हमारा देश प्रोडक्शन में जो कि बहुत ही ज़्यादा पीछे है, उस प्रोडक्टिविटी की वजह से सप्लाई चेन, जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, यानी पूरी दुनिया के अंदर जो भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, उन एक्सपोर्ट में हमारा कंट्री बहुत ही ज़्यादा पीछे है. हम बहुत सारी कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम इंपोर्ट करते हैं, स्पेशली चाइना से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे यहाँ इंपोर्ट होते हैं, स्पेशली केमिकल्स वगैरह के जो जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं वो सब सारे हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं. दैट्स वाई अभी जो हमारे चाइना के साथ, इंडिया के साथ जो सिचुएशन क्रिएट हुई, उस सिचुएशन, स्टैंड ऑफ की जो सिचुएशन क्रिएट हुई, उसकी वजह से हमारे प्रधानमंत्री ने इस बात को फोकस किया कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए. वी शुड नॉट इम्पोर्ट any products but ourselves produce, and we should export to the world. That's why it is said that vocal for local and make them global. This is the slogan it was given. ये नारा दिया गया और उस नारे के थ्रू हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा देश प्रोडक्शन कैपेसिटी में इतना ज़्यादा हो जाए जिसकी वजह से हम बाहर की कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट करें, ना कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हम वहाँ से इंपोर्ट करें. एक्चुअली ये स्कीम क्या है, ये है क्या? हमें तो अनाउंसमेंट कर दिया गया आत्मनिर्भर भारत मिशन है, जिसकी वजह से हमारा देश आत्मनिर्भर या सेल्फ रिलायंट हो जाएगा प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में. क्या ऐसा सच में है? हम स्कीम को पहले देखते हैं, पहले हम स्कीम को समझेंगे, फिर उसके बाद हम इसके बाद में जो हमारी अगर इसमें हम डील कर सके तो हम इसमें डील करेंगे, अदरवाइज हम अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में मैं ये बताने की कोशिश करेंगे कि इसका टारगेट है वो क्या फुलफिल हो पाएगा, या इसके साथ और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, या और भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्या सिचुएशंस है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको फुलफिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. पहले तो हम देखते हैं कि ये स्कीम है क्या. पहले हम उसको बेसिक चीज को देखने की कोशिश करते हैं जो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया हुआ है. क्या है ये एक 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज है. ये जो आत्मनिर्भर भारत है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, 20 लाख करोड़ का एक इकोनॉमिक पैकेज है. इस पैकेज को मीन्स दैट हमारी इकोनॉमी को बूम करने के लिए, हमारे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट किया हुआ है कि 20 लाख करोड़ हम इकोनॉमी में इंसर्ट करेंगे, इन्फ्यूज करेंगे. जब हम पैसा किसी भी इकोनॉमी में इन्फ्यूज करते हैं तो उसका रिजल्ट ये होता है कि अगर हमने पैसा इकोनॉमी के अंदर इंसर्ट किया, कुछ भी पैसा हमने डाला, सपोज करो हमने यही पैसा, सपोज करो 20 लाख करोड़ अगर हमने इकोनॉमी में डाला, हमारी टोटल इकोनॉमी, हमारी जो टोटल जीडीपी है वो जीडीपी कितने की है दिस इज 145 लाख करोड़ की. इतनी लाख करोड़ की है 2019 में हमारी जो टोटल 2019 टू 20 जो हमारा, अच्छा हमारा जो जीडीपी है कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. ये हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि
हमारे यहाँ जीडीपी कैलकुलेशन का ऑथेंटिक डेटा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या कौन सी बॉडी देती है? कौन सी बॉडी देती है? हमारे यहाँ है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये मिनिस्ट्री है, इस मिनिस्ट्री के अंदर में एक डिपार्टमेंट है, स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट। वो स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट इसको कैलकुलेट करता है। उसके स्टैटिस्टिक जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर दो पार्ट हैं। एक है एनएसएसओ और एक है दूसरा है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, सीएसओ और एनएसएसओ। जो सीएसओ है ये जीडीपी कैलकुलेशन का डेटा देता है, जीडीपी कैलकुलेट करता है, और जो एनएसएसओ है वो एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी वगैरह के कैलकुलेशन के डेटा को सैम्पलिंग के बेसिस पर वो कैलकुलेट करता है और उसके बाद हमारे यहाँ डेटा दिया जाता है। तो ऑथेंटिक डेटा दिस गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। उसने जो डेटा दिया हुआ है 2019 और 20 का जो हमारा डेटा है, हमारी टोटल जीडीपी है 1.145 लाख करोड़, 145 लाख करोड़ ये टोटल है। इसका 10% अप्रोक्सीमेटली, 10% नहीं, उसका 15% आता है कैलकुलेशन करने पर। बट हमारी जो मिनिस्ट्री है, जो आत्मनिर्भर भारत मिशन जो स्कीम लॉन्च किया गया है वो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आ रहा है। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है, इस फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसकी पूरी डिटेल्स दी हुई है और उसने अपने जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अंदर जो आप अगर देखना चाहो तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की साइट पर जाकर के देख सकते हो कि जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में ये दिया हुआ है कि आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंडर में हमारा जो 20 लाख करोड़ है वो 10% ऑफ द टोटल जीडीपी है। जबकि ऐसा नहीं, अगर कैलकुलेशन किया जाए तो ये 15% अप्रोक्सीमेटली होता है। बट ठीक है, हमें उससे कोई डिस्प्यूट नहीं है। बट जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट है वो 10% ऑफ द टोटल जीडीपी है, बिकॉज गवर्नमेंट ये मानती है कि हमारी जो टोटल जीडीपी है वो अप्रोक्सीमेटली कुछ 200 लाख करोड़ की है। बट एग्जैक्टली जो सीएसओ का जो डेटा है, वो डेटा 145 लाख करोड़। हमें उससे डिस्प्यूट नहीं है, मुझे सिर्फ ये बताना है कि ये 10% ऑफ द टोटल जीडीपी है जो 20 लाख करोड़ ये हमारी इकोनॉमी में इंसर्ट किया जाएगा। अच्छा, ये 20 लाख करोड़ अगर हमारी इकोनॉमी में इंसर्ट किया जाएगा तो ये जो पैसा लोगों के पास आएगा, ये पैसा आएगा, यही पैसे से लोगों के हाथ में जब ये पैसा आएगा तो इससे लोग परचेजिंग करेंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इंडस्ट्रीज लगेंगी। बिकॉज पीपल के पास ये पैसा आता है तो वो परचेजिंग करते हैं और परचेजिंग करने की वजह से हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी। जैसे ही इंडस्ट्रीज लगेंगी डिमांड बढ़ेगी तो फर्दर ये इंडस्ट्रीज बढ़ेगी और फिर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इस तरीके से ये पूरी साइकिल चलती रहती है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी ग्रोथ के टारगेट पर या ग्रोथ के पाथ पर बहुत ही तेजी से मूव करना शुरू कर देगी। ये 20 लाख करोड़ ये पैकेज, इकोनॉमिक पैकेज है जो हमारी इकोनॉमी में इंसर्ट किया जाएगा एक इंजेक्शन की तरह, ताकि हमारे यहाँ दो प्रॉब्लम है। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो इकोनॉमी है, अभी जो हमारा ग्रोथ रेट है वो ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। इवन डिफरेंट जो एनालिटिकल बॉडीज हैं वो सब सारी बॉडीज का कहना ये है कि -4.5% हमारा जो 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा, इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा जो टोटल जीडीपी 2020 to 21 हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होगा, उस फाइनेंशियल ईयर में -4.5% हमारा टोटल जीडीपी ग्रोथ होगा। इसकी वजह से हमारा जो ग्रोथ है वो ग्रोथ नेगेटिव में चला गया है और जा रहा है। इसको रोकने के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है। एट द सेम टाइम हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाए कि हम सेल्फ रिलायंट हो जाएं। इन दो पर्पस को सामने रखते हुए ये 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है हमारी इकोनॉमी में, ताकि वहां पे बूम हो। अब हमें देखना यह है कि वो पैसा आएगा कहां से, ये 20 लाख करोड़ कहां से आएगा? क्या गवर्नमेंट के पास है ऐसा, या गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया हुआ है? एक्चुअली ये जो 20 लाख करोड़ का जो टोटल पैसा है, जो 10% ऑफ द टोटल जीडीपी गवर्नमेंट बता रही है, वो टोटल पैसा जो हमारी इकोनॉमी में इंसर्ट किया जाएगा उससे कितना ग्रोथ होगा, मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। लेकिन इससे पहले हम उसकी बेसिक के ऊपर बात कर रहे हैं, तो मैं ये देखता हूं कि कितना है। उसका जो 20 लाख करोड़ है उसका 5 to 6 लाख करोड़ आरबीआई ने
मार्च 20 को, यानी बिफोर अनाउंसमेंट बाय प्राइम मिनिस्टर, इट हैज गिवन टू द इकोनॉमी। आरबीआई ने क्या किया है, 5 से 6 लाख करोड़ का पैकेज इकोनॉमी में इंसर्ट करने के लिए कहा है। ये जो 5 से 6 लाख करोड़ है वो आरबीआई कैसे इंसर्ट करेगा? अच्छा, इकोनॉमी में पैसा आता कहां से है? इकोनॉमी में जो पैसा आता है, यानी इन्फ्यूज किया जाता है या इंसर्ट किया जाता है, वो इंसर्ट कैसे किया जाता है? उसके दो तरीके हैं। या तो इकोनॉमी में जो पैसा इंसर्ट किया जाता है वो यूं होता है, ये हमारी टोटल जीडीपी है, इज इक्वल टू कंजम्पशन, जनता करे या जनता इन्वेस्टमेंट करे या गवर्नमेंट करे। तीन लोग हमारी इकोनॉमी के अंदर पैसा इंसर्ट करते हैं तो हमारी इकोनॉमी इंक्रीज होती है। या तो कंजम्पशन के थ्रू जनता यहां पे करेगी, जैसे जनता इनको पैसा मिला तो वो जनता परचेजिंग करेगी, कंजम्पशन करती है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बूम होती है। या इन्वेस्टमेंट करती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, या गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट दो तरीके से करती है, या तो ये आरबीआई के थ्रू करे, यानी हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके थ्रू करे, या गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू करे। अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू किया जाता है तो हम उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के थ्रू किया जाता है। अगर आरबीआई करता है तो आरबीआई जो करता है उसको हम मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, मॉनेटरी लिक्विडिटी बोला जाता है या मॉनेटरी पॉलिसी बोला जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई कभी भी डायरेक्ट जनता के हाथ में पैसे नहीं देती है। आरबीआई क्या करती है, आरबीआई बैंक्स को देती है लोन, और वही लोन बैंक्स लोगों को दे देते हैं पैसे, ये लोगों के पास पैसे आते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू या डीबीटी, एमनरेगा के थ्रू या डिफरेंट स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स के थ्रू डायरेक्ट पैसा देती है। ये पैसा डायरेक्ट इकोनॉमी में आता है। ये पैसा जो बैंक के थ्रू आता है ये डायरेक्ट पैसा नहीं आता है। इसमें बैंक खेलता है। कैसे खेलता है? अच्छा, अब क्या होगा कि अगर आरबीआई बैंक वालों को लोन देता है, कैसे खेलता है ये आरबीआई बैंक वालों को लोन देता है या बैंक वाले आरबीआई को लोन देते हैं, उसको मॉनेटरी पॉलिसी बोला जाता है। तो कई सारे इंस्ट्रूमेंट है, उन सब सारे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कुछ तरीके हैं, उस तरीके से आरबीआई बैंक को लोन देता है, और कुछ तरीके हैं जिससे बैंक आरबीआई को लोन देते हैं। जिस तरीके से आरबीआई को अगर मार्केट में पैसा डालना है, तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई बैंक वालों को लोन देता है सस्ते दर पे। अगर आरबीआई को मार्केट से पैसा वापस खींचना है, ज्यादा पैसा हो गया, पैसा वापस लेना है, तो आरबीआई इन लोगों को लोन ना दे करके बल्कि इन लोगों से लोन लेता है। यानी इनके पास कुछ सिक्योरिटी पेपर होगा, उस सिक्योरिटी पेपर के बदले में आरबीआई, अगर आरबीआई को लोन लेना है, यानी कि आरबीआई को मार्केट से पैसे, अगर आरबीआई को मार्केट से पैसे निकालने हैं, आरबीआई है, ये बैंक है, अगर आरबीआई को मार्केट से पैसा निकालना है तो आरबीआई क्या करेगा, यहां पे आरबीआई के पास कुछ सिक्योरिटी पेपर होते हैं। वो सिक्योरिटी पेपर कहां से आते हैं? वो गवर्नमेंट के होते हैं। गवर्नमेंट के कुछ सिक्योरिटी पेपर होते हैं। इस सिक्योरिटी पेपर के बदले में आरबीआई पैसा छाप करके गवर्नमेंट को दे देता है, और ये सिक्योरिटी पेपर इसके पास, आरबीआई के पास रखा होता है। ये आरबीआई जो सिक्योरिटी पेपर होता है, ये सिक्योरिटी पेपर बैंक वालों को बेच देता है, और बैंक वाले उसके बदले में इसको पैसा दे देते हैं। यानी इसको मनी यहां चला आया तो मार्केट से पैसा खिंच जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। आरबीआई कई बार ऐसा होता है कि बैंक के थ्रू मार्केट में पैसा डालता है, जैसे ये वाला पैसा 5 to 6 लाख करोड़ आरबीआई ने मार्केट में डाला। तो वो कैसे डाला? आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने एक इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया। लास्ट ईयर एक इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया था,
उसका नाम है लॉन्ग टर्म रीपर्चेज ऑर्डर, यानी रेपो रेट। हमें हमें पता है कि आरबीआई मार्केट में जो पैसा डालता है और निकालता है उसके उसका एक इंस्ट्रूमेंट है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बोला जाता है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बोला जाता है। इसके अंदर दो होता है, एक होता है रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, ये जो रेपो रेट होता है, इस रेपो रेट के थ्रू, ये जो रेपो रेट होता है, इस रेपो रेट के थ्रू बैंक वालों से, इस रेपो रेट के थ्रू बैंक वाले सिक्योरिटी पेपर आरबीआई को देते हैं और बदले में मनी लेके जाते हैं। मनी यहां गया और सिक्योरिटी पेपर आरबीआई के पास आया। यानी कि बैंक वालों के पास जो ऑलरेडी पहले से सिक्योरिटी पेपर होता है, उस सिक्योरिटी पेपर को आरबीआई ले लेता है, आरबीआई ले लेता है और उसके बदले में उनको पैसे दे देता है। और उसके बाद जब इनके पास पैसे आ जाते हैं तो ये पैसे पूरे मार्केट के अंदर लोगों को लोन दिया जाता है। यानी लोगों को लोन दिया जाता है, पीपल को यहाँ पे लोन दिया जाता है, और पीपल को लोन दिया जाता है तो ये मार्केट में पूरा पैसा सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है। आरबीआई ने लास्ट ईयर एक इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया है, उसका नाम है लॉन्ग टर्म रेपो रेट, रीपर्चेज ऑर्डर बोला जाता है रेपो रेट को। रीपर्चेज ऑर्डर एक इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया है जिसमें ये जो आपको पता है कि रेपो रेट है, ये शॉर्ट टर्म है, यानी अप्रोक्सीमेटली 15 दिन, 10 से 15 दिन का इसमें शॉर्ट टर्म लोन लेता है बैंक। बैंक वाले यहां पे लोन ले रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा 1 साल का 1 ईयर लोन होता है। लोन होता है बाय बैंक, ये बैंक वाले लोन लेते हैं। एलटीआरओ एक नया इंस्ट्रूमेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एलटीआरओ जो न्यू इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया है आरबीआई ने, उसके थ्रू आरबीआई 5 to 6 लाख करोड़ बैंक वालों को लोन दे दिया। अब ये बैंक वाले क्या करेंगे? जनता को देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या है? हुआ यूं कि आरबीआई ने एक इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया एलटीआरओ, उस एलटीआरओ के थ्रू 5 to 6 लाख करोड़ बैंक वालों को लोन दे दिया। लेकिन बैंक वालों ने देखा कि आरबीआई के जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट हैं, वो चाहे एसएलआर हो, चाहे वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो, इन दोनों इंस्ट्रूमेंट का रेट ज्यादा होने की वजह से उन लोगों ने क्या किया, ये जो पैसा इनको मिला था उस इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा दिया और ज्यादा इंटरेस्ट कमाने की कोशिश करने लगे। दैट्स वाई ये जो पैसा जनता के पास जाना चाहिए था, वो पैसा उठ करके बैंक वालों ने आरबीआई को वापस दे दिया, और ज्यादा इंटरेस्ट के चक्कर में एलटीआरओ के थ्रू पैसा बैंक के पास गया, लेकिन बैंक वालों ने उसी पैसे का यूज करके एमएसएफ और या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, या इन लोगों ने एसएलआर में इन लोगों ने पैसा लगा करके उल्टा इन आरबीआई के पास जो सिक्योरिटी पेपर रखा हुआ था, वो महंगे सिक्योरिटी पेपर को इन लोगों ने खरीद लिया जिसमें ज्यादा रिटर्न था। पूरा का पूरा पैसा आरबीआई के पास चला गया। यानी कि 5 to 6 लाख करोड़, ये टोटल जो 5 to 6 लाख करोड़ था, ये टोटल पैसा आरबीआई ने जो लॉन्च किया, आज अगर आप इसकी रिपोर्ट को देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 8.5 लाख करोड़ बैंक्स ने आरबीआई को दे रखा है, उसके सिक्योरिटी पेपर परचेज कर रखे हैं। मींस दैट 5 to 6 लाख करोड़ आरबीआई ने इनको दिया, उल्टा इन लोग 8.5 लाख करोड़ आरबीआई को उठा करके दे दिया। इसका मतलब है ऑलरेडी मार्केट में और ज्यादा शॉर्टेज क्रिएट कर दी इन बैंक्स ने। तो हमारे पास ये जो पैसा है, ये पैसा अवेलेबल नहीं रहा। आरबीआई ने बैंक्स को दिया, बैंक वालों ने उठा करके आरबीआई को दे दिया। सो दिस मनी इज नॉट अवेलेबल टू अस, आई मीन इन द मार्केट। अब हम ये कह सकते हैं कि 20 लाख करोड़ में से 5 से 6 लाख करोड़ यानी अप्रोक्सीमेटली 14 लाख करोड़ बचा अब हमारे गवर्नमेंट के पास मार्केट के अंदर लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए। इतना पैसा बचा। अब इसमें क्या है, उसमें से 1.7 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया था 26 मार्च 2020 को, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना।
जैसे ही कोविड हुआ तो उस कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना स्कीम लॉन्च किया और इस स्कीम के अंडर में 1.7 लाख करोड़ जनता को गवर्नमेंट ने देना शुरू कर दिया। उसमें क्या 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 दिया जा रहा है? उसमें सबसे पहला 80 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट ने 1 किलो दाल, पल्स एंड 5 किलो व्हीट एंड राइस दिया। कितना? पर मंथ, एक महीने के अंदर 1 किलो और 5 किलो, 1 किलो दाल, 5 किलो आटा या राइस, 3 महीने तक, यानी 3 बार, 3 महीने में 3 बार। जनधन योजना अकाउंट में 500 रुपए 20 करोड़ लोगों को जनधन योजना अकाउंट जो होल्डर थे उन लोगों को 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से 3 महीने तक गवर्नमेंट ने इस स्कीम के अंडर में ये जो 1.5 लाख करोड़ दिया। 8 करोड़ गरीबों को गैस सिलेंडर भरवा दिया गवर्नमेंट ने। एमनरेगा की जो वेज थी वो 182 रुपए से 202 रुपए कर दिया पर डे के हिसाब से। 3 करोड़ जो गरीब सीनियर, विडो, दिव्यांग जो थे उनको 1000 रुपए एक बार उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। 8 करोड़ जो फार्मर थे उनको प्रधानमंत्री किसान योजना के थ्रू 2000 रुपए, यानी 8 करोड़ लोगों को 2000 रुपए दे दिया। और ईपीएफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, वहां पर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में जो कंपनीज होती हैं वो कंपनीज को ये कहा गया है कि अगर किसी भी एक लॉ है, ईपीएफओ एक्ट है, उस ईपीएफओ एक्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर किसी भी बंदे की सैलरी किसी भी कंपनी के अंदर 15,000 रुपए या उससे कम है तो उसकी जो सैलरी है उस सैलरी का 12% काट के उसका प्रोविडेंट पीएफ के नाम से ये ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन में जमा कर दिया जाता है। और इसका 12% यानी टोटल जो प्रोविडेंट फंड में जो 12%, इसका जो 12% जा रहा है वो एम्प्लॉइज अपनी सैलरी में से 12% काट करके ईएफओ में जमा करते हैं और 12% यही जो उसके एम्प्लॉयर होते हैं जिस कंपनी में काम कर रहा है वो एम्प्लॉयर भी इसका ईपीएफओ में जमा करता है, यानी टोटल 24% ये जमा होता है। बाकी का जो पैसा होता है वो गवर्नमेंट जमा करती है और ये पूरा टोटल पैसा मिला करके